डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शांति वार्ता का काउंटडाउन शुरू। ईरान से 71 सदस्यीय डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। ट्रंप बोले ईरान इसलिए जिंदा है ताकि बातचीत कर सके। इजरायल लेबनान में मंगलवार को होगी शांति वार्ता। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को मिला जेएमएम का साथ। हेमंत और कल्पना टीएमसी के लिए करेंगी प्रचार। एसआईआर के बाद यूपी में आई फाइनल वोटर लिस्ट। 84 लाख मतदाता बढ़े। प्रयागराज और गाजियाबाद जैसे जिलों में सबसे ज्यादा वृद्धि। लखनऊ में 9.14 लाख मतदाता घटे। वृंदावन नाव हादसे में राहत कार्य बचाव का कार्य जारी। परिजनों ने लगाए आरोप। ओवरलोडिंग और सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम नहीं होने के आरोप। सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां शांति वार्ता का काउंटडाउन शुरू। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता। ईरान से 71 सदस्यीय डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। ट्रंप बोले ईरान इसलिए जिंदा है ताकि बातचीत कर सके। प्लेन में खाली सीटों पर बच्चियों की तस्वीरें लेकर पहुंचे ईरानी नेता। ईरान बोला शांति की उम्मीद है लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं। इजरायल लेबनान में मंगलवार को शांति वार्ता होगी। अमेरिका के साथ प्रस्तावित वार्ता से पहले ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह डेलीगेशन 71 लोगों का है। इस टीम में सिर्फ बातचीत करने वाले लोग ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट, सलाहकार, मीडिया प्रतिनिधि, डिप्लोमेट और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इस बातचीत टीम की अगुवाई ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी डेलीगेशन के साथ आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम बैठक आज इस्लामाबाद में होनी है। इस पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बातचीत से पहले ईरान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास थोड़े समय के लिए समुद्री रास्तों पर जबरदस्ती वसूली करने के अलावा कोई दाव नहीं है। उन्होंने ये भी धमकी दी कि वे इसलिए जिंदा हैं ताकि बातचीत कर सकें। इस्लामाबाद पहुंचते ही ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका को लेकर कहा कि उन्हें शांति की उम्मीद है लेकिन भरोसा नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ प्लेन की खाली सीटों पर हमले की सारी मारी गई बच्चियों की तस्वीरें लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। उन्होंने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, इस उड़ान में मेरे साथी मिनाफ 168। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को इस्लामाबाद में शांति को लेकर होने वाली बातचीत से पहले ईरान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास थोड़े समय के लिए समुद्री रास्तों पर जबरदस्ती वसूली करने के अलावा कोई दाव नहीं है। उन्होंने ये भी धमकी दी कि वे इसलिए जिंदा हैं ताकि बातचीत कर सके। ट्रंप ने इससे पहले भी हॉर्मुज को लेकर ईरान को हमले की चेतावनी दी थी। इजरायल अगले हफ्ते वॉशिंगटन में लेबनान के साथ शांति के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि इजरायल का कहना है कि इन बातचीत में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। यह जानकारी अमेरिका में इजरायल के राजदूत ने शुक्रवार को दी है। Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone. The Air Force is gone. All anti-aircraft is gone. The leaders are gone. The whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve, and Jared. They have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works. वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष, आज शांति वार्ता हो रही है इस्लामाबाद में। वहीं 71 सदस्यीय लोग वहां पहुंच चुके हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है? वहीं ईरान ने यह भी बोला है कि उन्हें शांति की कोई उम्मीद नहीं है और इसके साथ ही उन्हें अमेरिका पर भी भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईरान ने शुरुआत में ये कहा कि हम आएंगे ही नहीं और तब तक नहीं आएंगे जब तक कि लेबनान पर कोई तुरंत सीज फायर लागू न हो जाए। प्लस उसने यह भी मांग की थी कि अमेरिका अभी तक जो भी ईरान की संपत्ति है जिनको सीज किया हुआ है उनको रिलीज करे। लेकिन जो खबर आ रही है कि ईरान अपने 71 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ
पाकिस्तान पहुंचा है। और मैं समझता हूं कि वह इसलिए कि ट्रंप ने बहुत कड़ी चेतावनी दी थी कि ईरान जिंदा है तो बस इसलिए कि वो शांति समझौता करे। हालांकि अब जो शांति की उम्मीद है वह एक तरह से कहा जा सकता है कि जगी है, क्योंकि अमेरिका से भी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंच चुके हैं और ईरान से भी 71 लोगों का डेलीगेशन पहुंचा है। इस टीम में न सिर्फ बातचीत करने वाले लोग ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट सलाहकार भी होंगे, मीडिया के प्रतिनिधि और डिप्लोमेट और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बातचीत की टीम की जो अगुवाई ईरान की संसद की ओर से कर रहे हैं वो स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलियाफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं। तो ऐसे में जो उम्मीदें बन रही हैं विश्व को कि कुछ रास्ता निकलेगा और होर्मुज का जो रास्ता है वह खुलेगा और दुनिया भर के लिए ये आर्थिक रूप से जो दबाव बना हुआ है वो तो सुधरेगा ही। मध्य एशिया में शांति की उम्मीदें भी इस वार्ता पर टिकी हुई हैं। जी अंकिता। जी ठीक है मनीष, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे आर्टेमिस मिशन को लेकर, जहां चंद्रमा का चक्कर लगाकर लौटे 4 एस्ट्रोनॉट। 11.17 लाख किमी का सफर तय किया। 5 दशक बाद चांद के इतने करीब पहुंचे इंसान। ये मिशन 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। अब 2028 में चांद पर उतरने की तैयारी। नासा के आर्टेमिस सेकेंड मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की दहलीज को छूकर धरती पर लौट आए हैं। सुबह 5:37 पर उनका ओरियन कैप्सूल अमेरिका के सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन हुआ है। यह मिशन 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। 1972 के बाद यह पहली बार है जब इंसान चंद्रमा के इतने करीब पहुंचा है। आर्टेमिस सेकेंड के अंतरिक्ष यात्रियों ने 6 अप्रैल को पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तक यात्रा करके किसी भी इंसानी अंतरिक्ष मिशन का रिकॉर्ड तोड़ा था। उन्होंने चांद के अंधेरे हिस्से की फोटोग्राफी भी की थी। इस मिशन का मकसद स्पेक्ट्रोस्कोप के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करना था। नासा देखना चाहता था कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए कितना सुरक्षित है। यानी अभी चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरा, लेकिन भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों के बसने का रास्ता आसान बनाएगा। इस मिशन में अमेरिका के रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हैंसन शामिल थे। ये चारों एस्ट्रोनॉट्स 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद चंद्रमा के करीब जाने वाले पहले इंसान बन गए हैं। हालांकि इन्होंने चांद पर लैंडिंग नहीं की, लेकिन इसका स्पेसक्राफ्ट धरती से 4,06,778 किमी की दूरी तय कर गया है। यह दूरी 1970 के मशहूर अपोलो 13 मिशन द्वारा तय की गई दूरी से भी करीब 6,606 किमी ज्यादा है। आर्टेमिस 2 की इस सफलता ने साल 2028 में होने वाली मानव लैंडिंग का रास्ता साफ कर दिया। नासा का लक्ष्य केवल चांद पर फिर से जाना ही नहीं, बल्कि वहां इंसानों के रहने के लिए 1% बेस बनाना भी है। इस सफलता के बाद अब चांद का इस्तेमाल भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों की यात्रा के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो है मथुरा से, जहां वृंदावन नाव हादसा। पीड़ितों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। राहत कार्य बचाव का काम जारी। परिजनों ने लगाए आरोप। ओवरलोडिंग लाइफ जैकेट बनी वजह। ओवरलोडिंग और सुरक्षा में लापरवाही का आरोप। पुल मरम्मत के दौरान खतरा बढ़ा। शवों का हुआ पोस्टमार्टम। घर भेजे गए पार्थिव शरीर। आपको बता दें, वृंदावन के केसी घाट के पास यमुना नदी में हुए दर्दनाक नाव हादसे के बाद अब पीड़ित परिजनों और बचे लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नाव में क्षमता से अधिक सवारी बैठाई गई थी, सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम नहीं थे और पोंटूल पुल की मरम्मत के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे में बचे यात्रियों और मृतकों के परिजनों का आरोप है कि नाव में निर्धारित क्षमता से कई ज्यादा लोगों को बैठाया गया। इसके साथ ही नाव में लाइफ जैकेट जैसी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी, जिससे हादसे के समय लोगों को खुद को बचाने का कोई साधन नहीं मिल सका। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस पोंटूल पुल के पास यह हादसा हुआ वहां मरम्मत कार्य चल रहा था। इसके बावजूद नाव के आगमन को नियंत्रित नहीं किया गया और पुल नाव से टकरा गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। यदि समय रहते सावधानी बरती जाती तो इतनी बड़ी जनहानि टाली जा सकती थी। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ना तो नाव की नियमित जांच की जा रही है और ना ही सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की
मांगी है। उन्होंने सरकार से मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। इस दौरान अनुपम कुलश्रेष्ठ, एडीजी आगरा जोन और नागेंद्र प्रताप, मंडलायुक्त आगरा पोस्टमार्टम गृह पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देख रहे हैं कि लगातार जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, लोकल गोताखोर और हमारे जो नाविक साथीगण यहाँ के हैं, प्रशासन की टीमें, सभी टीमें लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि जो नाव थी जो डूबी थी वो उल्टी होकर पूरी दलदली क्षेत्र में, डीप दलदली क्षेत्र में वहाँ फंसी हुई थी और पिछले 4 घंटे से ज़्यादा से इस बात का प्रयास चल रहा था कि उस नाव को वहाँ से डिसलॉज किया जाए जो जहाँ फंसी हुई थी, जिससे कि अगर अंदर कोई व्यक्ति दबा हुआ है तो उसको हम लोग निकाल सकें। नाव को सकुशल वहाँ से निकाल लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। नाव में कोई बॉडी अभी नहीं मिली है। अभी फर्दर जो है वहाँ सर्च ऑपरेशन जो है वो चलेगा। जैसे ही बेहतर कंडीशन और होती है सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मथुरा से गिरधर पचौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरधर, बताया जैसे कि परिजनों ने और मृतक के परिजनों ने और घायलों ने आरोप लगाया है कि नाव पलटने का जो मुख्य कारण है वो ओवरलोडिंग और सुरक्षा की लापरवाही का आरोप लगाया। इसको लेकर क्या जानकारी है? वहीं पुलिस कर्मियों ने क्या कहा इसको लेकर? जी अंकिता, बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल धर्मनगरी वृंदावन में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें पंजाब के लुधियाना का रहने वाला एक ग्रुप दर्शन करने के लिए ठाकुर जी की नगरी आया था। कल जब दोपहर 3 बजे के लगभग वो एक बोट में सवार होकर के सभी लोग यमुना विहार करने के लिए गए थे, तभी उनकी नाव पॉन्टून पुल से टकरा गई और उसके बाद जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई जी। खबर की जा चुकी है, 14 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं 5 लोग अभी तक लापता हैं। पूरी रात उनका सर्च ऑपरेशन चला है लेकिन अभी तक वो नहीं मिल पाए, उनकी तलाश अभी भी जारी है। वहीं अगर परिजनों की बात करते हैं, मृतक के परिजन, उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनका साफ कहना था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उस घटना में शामिल थे, वो भी डूबे थे लेकिन किसी तरह उनकी किस्मत की वजह से बच गए। उनका साफ कहना था कि पॉन्टून पुल का मरम्मत का काम चल रहा था और वहाँ जो जेसीबी मशीनों द्वारा उनको पकड़ा हुआ था, उनसे रस्सी टूटने की वजह से पॉन्टून पुल खुद आकर के नाव से टकराया है और ये हादसा हुआ। जैसे ही पॉन्टून पुल नाव से टकराया उसके बाद पानी में डूब गई और जितने भी सवार थे उसमें वो सभी डूब गए। और नाविकों की भी बात करें तो उनके पास भी सुरक्षा के कोई इक्विपमेंट नहीं थे, ना ही उन्हें लाइफ जैकेट उनको दी गई थी, ना ही कोई अन्य व्यवस्था थी। जी अंकिता, वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार बचाव राहत कार्य में लगा हुआ है और घायलों की और अन्य व्यक्तियों की हर संभव मदद की बात कर रहा है। जी अंकिता। जी ठीक है गिरधर, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां यूपी में फाइनल वोटर लिस्ट जारी। एसआईआर के बाद यूपी में आई फाइनल वोटर लिस्ट। प्रयागराज और गाजियाबाद जैसे जिलों में सबसे ज्यादा वृद्धि। लखनऊ में 9.14 लाख मतदाता घटे। एसआईआर के बाद यूपी में फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर बताया कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से विधिक और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया है तथा बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया गया है। लखनऊ में एसआईआर प्रक्रिया के बाद 9.14 लाख मतदाता कम हो गए हैं। अब जिले में कुल 30.80 लाख मतदाता रह गए हैं। सरोजनी नगर में सबसे ज्यादा और कैंट में सबसे कम मतदाता दर्ज हुए हैं। प्रशासन ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर सभी केंद्रों पर उपलब्ध करा दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 6 जनवरी 2026 को जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में राज्य में कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता पंजीकृत थे। इसके बाद 2 महीने तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का अवसर दिया गया। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों का विधिवत निस्तारण करने के बाद आज प्रकाशित अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13 करोड़ 39,84,792 हो गई है। इस प्रकार ड्राफ्ट सूची की तुलना में अंतिम मतदाता सूची में 84,28,767 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य में मतदाता जागरूकता और पंजीकरण अभियान की सफलता को दर्शाता है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
आनंद, यूपी में फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है, वहीं बताया जा रहा है कि लखनऊ में 9.14 लाख मतदाता घटे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो एफआईआर की पूरी प्रक्रिया थी ये पिछले वर्ष 4 नवंबर को शुरू हुई थी। करीब 5.5 महीने चलने के बाद अभी इसका समापन हुआ है। जब कल प्रमुख निर्वाचन अधिकारी है उत्तर प्रदेश के नोटिस देरवा, उन्होंने प्रतिवार्ता की और जो आखिरी मतदाता सूची थी उसको उन्होंने जारी किया और जो सारी डिटेलिंग थी उन्होंने स्पष्ट तौर पर उसमें बताया है। उन्होंने ये अपनी जो प्रतिवार्ता थी उसमें उन्होंने बताया कि जो अक्टूबर 2025 में फाइनल ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था उसमें करीब 15.44 लाख 4 करोड़ वोटर्स थे, यानी जो पहली ड्राफ्ट लिस्ट थी और जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें इनकी संख्या 13.39 करोड़ हो गई, यानी 13% के करीब वोटर्स इससे कट गए हैं और 2 करोड़ से अधिक जो है नाम काटे गए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो नाम कटे थे ड्राफ्ट से 2 करोड़ से अधिक, उनमें से 84 लाख नाम ऐसे थे जिन्हें फाइनल लिस्ट में जोड़ा गया है। और इस तरह से अगर आप देखें तो जो फाइनल लिस्ट तैयार हुई है कुल मिलाकर 13.3 करोड़ मतदाता इस समय उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध है। हालांकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि अभी भी उन लोगों के पास मौका है जो अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, इसके लिए चाहे वो वेबसाइट पर जाकर जुड़वा सकते हैं या जो उसमें तरीके बताए गए उन तरीके को अपना कर नाम जुड़वाया जा सकता है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो ये नाम काटे गए हैं लखनऊ में सबसे अधिक 9 लाख से भी अधिक मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं फाइनल लिस्ट से। इसी तरह से प्रयागराज में 8 लाख से अधिक, कानपुर में करीब 7 लाख, आगरा में 6.5 लाख के आसपास नाम। तो एक ये बड़ी संख्या रही है उत्तर प्रदेश में, बड़े शहर रहे जहाँ पर बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं। अपनी वार्ता में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये बताया है कि नाम क्यों कटे हैं। कई लोग ऐसे थे जो माइग्रेट कर गए, दूसरे राज्यों में चले गए हैं, बड़ी संख्या में मृतकों की इसमें नाम शामिल है, कुछ विशेष नाम शामिल है और साथ ही साथ कई लोग हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, जिन्होंने अपना मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ा, तो तमाम ऐसे लोग के नाम भी काटे गए। जी ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें प्रयागराज और गाजियाबाद जैसे जिलों में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, वहीं लखनऊ में 9.14 लाख मतदाता घटे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो है पश्चिम बंगाल से, जहां ममता बनर्जी को मिला जीएमएम का साथ। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को मिला जीएमएम का साथ। हेमंत सोरेन और कल्पना टीएमसी के लिए करेंगी प्रचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सहयोग करने का फैसला लिया है। जीएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन टीएमसी प्रत्याशियों के पक्ष में कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी और झामुमो की ओर से समन्वय बनाकर चुनाव प्रचार किया जाएगा। दोनों ही दल पहले से ही आपस में सहयोग और समन्वय बनाकर आम लोगों की आवाज उठाते रहे हैं। राजमहल के झामुमो सांसद विजय हांसदा ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने नेताओं ने वोट के संवैधानिक ढांचा पर प्रहार किया है उसे देखकर सभी लोग अचंभित हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो और टीएमसी की ओर से सदन के बाहर और सदन के अंदर लगातार इसके खिलाफ आवाज भी उठाई जाती रही है। हांसदा ने कहा कि जिस तरह से असम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शब्दों की अभिव्यक्ति और बयान में गिरावट देखने को मिला वो काफी दुखद रहा, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया। चुनाव आयोग का ये रवैया हैरान करने वाला था। उधर जीएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन समेत पार्टी के अन्य नेता तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करने जाएंगे, लेकिन अभी चुनावी सभा के लिए रूपरेखा तय नहीं की गई है। टीएमसी नेताओं के बातचीत कर जीएमएम नेताओं के चुनावी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। और अगली खबर का रुख करेंगे जो है महाराष्ट्र से, जो महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त हलचल मच गया जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के कुछ सांसदों के बीच कथित बैठक की खबरें सामने आई। हालांकि इन अटकलों पर खुद एकनाथ शिंदे ने विराम लगा दिया है। शिंदे ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी किसी भी सांसद के साथ कोई बैठक नहीं हुई है। उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी खबरों की पुष्टि किए बिना प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। शिंदे ने यह भी जोड़ा कि उनका हर काम खुला और पारदर्शी होता है, छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी चर्चाएं तेज हैं, लेकिन शिंदे के बयान के बाद स्थिति साफ होती नजर आ रही है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं।
सर्वजीत, जिस तरीके से अटकलें लगाई गई कि शिंदे और ठाकरे गुट के सांसदों के बीच बैठक हुई है, वहीं शिंदे ने इसको नकार दिया है। जिस तरह से कल एक अफवाह फैली थी, जिसके बाद अरविंद सावंत जो उद्धव ठाकरे गढ़ के सांसद हैं दक्षिण मुंबई से, उसमें ऐसी बात कही गई थी कि वो जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। और वैसे उनके संपर्क में, एकनाथ शिंदे के संपर्क में बहुत सारे उद्धव ठाकरे के सांसद भी हैं। हालांकि इस अफवाहों को देखते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसपे पूरा ब्रीफिंग किया गया। उन्होंने कहा है कि मैं 100% उद्धव ठाकरे के साथ में ही रहूंगा, और उन्होंने ऑन कैमरा एक लिखित में लेटर दिया है कि ये अफवाह है, मैं उद्धव ठाकरे के साथ में ही हूँ। हालांकि कल से इस पे बयानबाजी शुरू है, लेकिन जब एकनाथ शिंदे का बयान आया कि ये सब अफवाह है, झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, तब जाके मामले को शांत किया गया है। लेकिन इसके पहले भी कई ऐसी चर्चाएं हो चुकी हैं कि उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं वो जो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। हालांकि अफवाहों पर अभी भी बयानबाजी जारी है। जी ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।